हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए, यूपी पुलिस की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, जैसे कि कल हम लोगों ने किया था मैथ से 8वीं अनुसूची में शामिल 2200 भाषाओं को याद किया था, वैसे ही आज भारतीय कृषि का पार्ट 1 है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि भारतीय कृषि कितने प्रतिशत भागों पर फैली हुई है, भारतीय कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है, जो कि अन्य अलग अलग वनडे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे जिन लोगों ने कल का वीडियो ना देखा हो, अभी हमारे चैनल पे जाकर के 10 मिनट का वीडियो है, उसको देख लें, जिससे कि मैथ से हम लोगों ने याद करवाया था कि कौन सी भाषाएं 22 भाषाओं में शामिल है और कौन सी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, जो कि आप 2021 यूपीएसआई का हर सेट उठाकर देखेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। चलिए, उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा दूसरा अध्याय है, जिसमें से भारतीय कृषि के बारे में हम लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय कृषि को जानने से पहले हम अपने चैनल का नाम बता देते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है टारगेट विद 2 स्टार शिव, जिसमें हम लोग टारगेट देते हैं, और यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए होती है, जैसे मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं या कुछ और परीक्षा से रिलेटेड कोई जानकारी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है। चलिए, भारतीय कृषि का परिचय देखते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 60% जनसंख्या, 60% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। देखो, 60% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है, और जो 40% जनसंख्या है वो अन्य व्यवसाय करती है, जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब हो गई या कोई बिजनेसमैन हो गया। तो 40% और 60% वो कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है। भारत कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो कृषि है वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब रीढ़ क्यों है? क्योंकि जो इसका योगदान है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में जो इसका योगदान है वो 18% है, 18 से 20% है। इसीलिए इसे भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है। भारत में कृषि का विकास, देखो, भारत में कृषि का विकास कब कब हुआ? हरित क्रांति, हरित क्रांति खेतों से संबंधित थी। दुग्ध क्रांति से, नीली क्रांति आदि से हुआ है। भारत में कृषि का विकास हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति आदि से हुआ है। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हैं। देखो, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 55% कृषि योग्य भूमि है। जो भारत की पूरी भूमि है उसका लगभग आधे से ज्यादा, मतलब 55% जो है वो कृषि योग्य भूमि है। यह सीरियल में पूछा गया था 2019 में कि भारत की कितना प्रतिशत भाग जो है कृषि योग्य भूमि का है। ठीक। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1966-67 में हुई थी। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फसल वर्गीकरण एवं क्षेत्र। देखो, भारत में जो कृषि है वो 3 भागों में विभाजित है। भारत की कृषि 3 भागों में विभाजित है। पहला जो होगा वो खरीफ की फसल हो गई, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद की फसल। देखो, खरीफ की फसल क्या क्या होती है? इसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। अच्छा, वर्षा ऋतु की फसल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, जून में ये बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। बोई जाने का मतलब है पैदा होती है, जून में बोई जाती है, और हमारा मानसून जो है वो 15 जून के आसपास हमारे भारत में आता है, तो इसलिए इसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है। देखो, इसमें कौन कौन सी फसल है? धान, मक्का, ज्वार और सोयाबीन, ये हमारी प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसल की अगर हम बात करें तो ये सर्दियों में बोई जाती है। ये वही नवंबर के आसपास बोई जाती है और मार्च या अप्रैल में काटी जाती है, जिसमें से गेहूं, धान धान मतलब सॉरी गेहूं, चना, सरसों और जौ, इसमें 4 फसलें मेन है, जिसमें से गेहूं, चना, सरसों और जौ। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर में जायद की फसल। जायद की फसल को कैसे याद रखेंगे? जायद की फसल को याद रखेंगे ज्यादा फसल। इन दोनों में से जो बची वो ज्यादा हो गई, तो जायद की फसल। अब देखो, यह जो है खरीफ की फसल, यह जून में बोई जाती, सितंबर में काटी जाती है। अब ये नवंबर में बो दी जाएगी, अक्टूबर या नवंबर में बो दी, मार्च में काटी जाएगी। अब देखो, मार्च से लेकर जून तक का जो समय होता है उसमें खेत ऐसे खाली पड़े रहते हैं, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, वो जायद की फसल की खेती करते हैं, जैसे कि तरबूज, खीरा और मूंग। ठीक है, उसे जायद की फसल कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत में सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। गेहूं उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश। देखो, कपास, काटन को सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी उच्च आर्थिक महत्ता के कारण इसे सफेद सोना कहा जाता है। ये रेलवे ग्रुप डी में आया था। चलो देखते हैं यहाँ पर कि जो गेहूं की पैदावार होती है वो किस राज्य में भारत में कितना होती है। देखो, उत्तर प्रदेश जो है इसमें सर्वाधिक होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें लगभग 33,000 टन के आसपास होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, गेहूं हो गया, उसके बाद गेहूं उत्तर प्रदेश में हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे ये हमारा पंजाब में होता है।
ठीक है। अगर गेहूं की बात करते हैं तो देखो कुल कृषि योग्य भूमि का 24% भाग जो है वो गेहूं की खेती करता है। 24% भाग पे लोग गेहूं की खेती करते हैं। अब मिट्टी इसमें कौन सी होती है, जैसे गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो ये दोमट मिट्टी होती है। ये दोमट मिट्टी होती है। देखिए इसका पीडीएफ पाने के लिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम लोग इसका पीडीएफ दे देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। ठीक है। देखिए इधर मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये बंद होगा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश है। यूपी की प्रमुख खाद्यान्न फसल, जो कि यूपी की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, वो गेहूं है। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक गेहूं की खेती गंगा व घाघरा दोआब। देखो गंगा हमारा जो होता है वो, गंगा नदी भी यूपी में जाती है और घाघरा नदी भी यूपी में जाती है। तो गंगा और घाघरा के जो बीच का दोआब होता है, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, दो प्लस आब, दो मतलब दो, आब मतलब पानी, दो नदियों के बीच की भूमि, जैसे पंजाब 5 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है। दोआब क्षेत्र में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की खेती गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। देखो 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार 32.42% गेहूं यूपी उत्पादन करता है। देखो पूरे भारत में अगर 100% गेहूं होता है तो जिसका 32% भाग वो अकेले यूपी उत्पादित करता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर दर से, प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक खेती मतलब कि सर्वाधिक कहाँ पे पैदावार होती है, तो ये पंजाब में होती है। पंजाब प्रथम स्थान पर है। चलिए चावल की अगर हम बात करते हैं तो कुल कृषि योग्य भूमि का 18% भाग, 24% है और 18%, इसलिए सब कहते हैं कि सर्वाधिक खेती हमारे यहाँ गेहूं और चावल की होती है। देखो 24% हो गया, 18% हो गया, भाग पर चावल की खेती होती है। अब देखिए इसकी अगर मिट्टी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ धान के लिए, चावल को धान बोला जाता है, धान के लिए सर्वाधिक चिकनी मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी, चिकनी व उपजाऊ मिट्टी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चलिए देखिए यह जो होती है फसल वो गर्म जलवायु की फसल होती है, मतलब गर्म जलवायु की फसल होती है। देखिए तापमान इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तथा पकते समय इसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यह वर्षा ऋतु की फसल होती है, इसलिए इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसे 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक चावल की खेती कहाँ पे होती है, तो वेस्ट बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद चावल की खेती भारत के दक्षिण राज्यों में वर्ष भर की जाती है। अब देखो ये तो दक्षिण भारत के राज्य हो गए, दक्षिण भारत यहाँ से लगता है, दक्षिण भारत के राज्य हो गए, तो दक्षिण भारत के राज्य महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। तो यहाँ पे वर्ष भर क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पे दामोदर नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, महानदी हो गई, है ना। यहाँ पे पूरी नदियों की भूमि, मतलब यहाँ पे केवल नदियाँ हैं, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। अब देखिए जहाँ नदियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे धान की खेती की जा सकती है। ठीक है। चावल की खेती के लिए पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। देखिए ये 2021 दरोगा में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चावल में आदम चीनी चावल जो कि चंदौली का प्रसिद्ध है, आदम चीनी चावल जिसे जीआई टैग भी मिला था, आदम चीनी चावल चंदौली के लिए प्रसिद्ध है। खामती चावल अरुणाचल प्रदेश, और काला जीरा चावल उड़ीसा का काला जीरा चावल जिसे जीआई टैग भी मिला था। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा कॉटन उत्पादन के स्टेट हो गए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये कॉटन उत्पादन के स्टेट हो गए और ये शुगर प्रोडक्शन के। ठीक। चलिए हम लोग कपास की बात करते हैं। तो देखो ये कपास उत्पादित राज्य का मैप हो गया। कपास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कपास जो होता है वो हमारे प्रदेश में गंगा, देखो गंगा नदी यहाँ से निकलती है, ये बिहार होते हुए ये बंगाल में जाती है। ठीक। और ये जो यमुना नदी होती है ये यहाँ से होके इधर हमारा प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है। तो ये जो गंगा और जो यमुना नदी का जो दोआब वाला क्षेत्र है, इसे बुंदेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड, झांसी वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड या रुहेलखंड। ठीक। यहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। मिट्टी, अब देखिए यहाँ पे मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो कपास के लिए मिट्टी तो लगभग ये सबको पता होता है कि इसमें काली मिट्टी चाहिए होती है। अब देखिए ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई में। तो कपास के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी होती है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय अप्रैल का पखवाड़ा माना जाता है। कपास के लिए अप्रैल का पखवाड़ा माना जाता है। अब देखिए कपास में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य हमारा गुजरात है। कपास के में फर्स्ट गुजरात और दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र आता है। पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, ये कभी पहला हो जाता है, ये आपस में चेंज हुआ करता है। तो पहले पे गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, पहले पे गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना, चौथा राजस्थान, यही 4 याद रखना। तीसरा
तेलंगाना और चौथा राजस्थान। कपास के लिए सर्वाधिक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना, चौथा राजस्थान। ठीक है, ये हमारी कपास की बात हो गई। अब देखिए ये जो अप्रैल का पखवाड़ा है ये UPPCS 2023 में पूछा गया था कि मतलब कपास के लिए कौन सा महीना कपास की बुआई के लिए परफेक्ट होता है। अब देखिए इधर हम लोग देख लेते हैं शुगर केन प्रोडक्शन के लिए। तो शुगर केन प्रोडक्शन के लिए सर्वाधिक हमारा उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटका। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका। ये 3 राज्य हो गए। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। देखो ये राइस उत्पादन के लिए, जैसे हमने राइस पढ़ा था, तो राइस उत्पादन के लिए देखो, राइस उत्पादन के लिए सबसे पहले वेस्ट बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पंजाब। सबसे पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पंजाब। देखो वेस्ट बंगाल में 15.3 मिलियन टन उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में 13.75 मिलियन टन, और पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पे 11.59 मिलियन टन। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम सिंचाई व मिट्टी उर्वरक की बात करते हैं, इसी में अगर सिंचाई और मिट्टी उर्वरक की बात करते हैं, सिंचाई के प्रमुख स्रोत नहरें, ट्यूबवेल, कुआं और तालाब। देखिए हमारे यहाँ नहरों से सिंचाई होती थी पहले, ट्यूबवेल से होती थी और कुएं और तालाबों से होती थी। देखो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। देखो उत्तर प्रदेश में खेती अधिक होगी तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश होगा। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काली मिट्टी के लिए ब्लैक सॉइल काली मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। देखो ये RRB 2020 में आया था। रेतीली मिट्टी के लिए बाजरा, मूंगफली, ये MTS में आया था। देखो रेतीली मिट्टी अपने यूपी में कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी यूपी में ज़्यादातर पाई जाती है। उर्वरक सब्सिडी योजना UPSI 2019 में, जो यूपी ASI का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। उर्वरक सब्सिडी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 1977 में शुरू की गई थी। उर्वरक सब्सिडी योजना की बात करें तो यह 1977 में शुरू की गई थी। तथ्य की बात करते हैं, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश है। कृषि में लगभग 18% बिजली का उपयोग होता है। ये देखो UPSC प्री में 2021 में पूछा गया था कि कृषि में जो बिजली की आवश्यकता होती है वो कितने परसेंट, 18% होती है। चलिए देखिए ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। योजनाएं एवं सरकारी पहल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपये आते हैं हमारे खातों में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान, हर पात्र किसान को 2000 रुपये प्रति 3 किस्तों में, तो ये 2000 करके आता है। ये SSC GD 2022 में पूछा गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी, 2016 में। इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को फसल हानि से आर्थिक सुरक्षा देना। ये देखो 2020 में आया था UPSI मृतक आश्रित वाले में, 2020 में जो मृतक आश्रित का पेपर हुआ था उसमें आया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये 2015 में शुरू हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई थी। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, देखो मृदा यहाँ यहीं से स्पष्ट होता था, मृदा स्वास्थ्य मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप D में आया था। इनाम योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, कृषि उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार। इसे इलेक्ट्रॉनिक से याद रखेंगे, ऑनलाइन इसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक से याद रखेंगे, ऑनलाइन। ठीक है, अब देखिए 5 पेज पे देखते हैं, 5वीं स्लाइड पे देखते हैं कृषि समस्याएं एवं समाधान। देखो कृषि में मुख्य समस्याएं क्या क्या आती हैं, तो कृषि की मुख्य समस्याएं क्या क्या आती हैं, सिंचाई साधनों की कमी। कृषि में सिंचाई साधनों की कमी होती है। अब देखिए सबके पास तो ट्यूबवेल होता नहीं है, तो सिंचाई साधन की भी कमी होती है। भूमि खंडन, देखो भूमि का अलग अलग जगह विभाजित होना भूमि खंडन कहलाता है। जैसे किसी की जमीन एक यहाँ पे है, दूसरी थोड़ी दूर पे है, तीसरी और थोड़ी दूर पे है, तो सिंचाई करने में दिक्कत होती है। ठीक है, और उनको मतलब रख रखाव करने में भी दिक्कत होती है। तो दूसरा नंबर हो गया भूमि खंडन। तीसरा कृषि विपणन की व्यवस्था। ठीक है, चौथा मृदा अपक्षय या वर्धन, और चौथा जैविक कृषि का कम उपयोग, मतलब जैविक कृषि का कम उपयोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संभावित समाधान। अब संभावित समाधान क्या क्या है, सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार। देखो ये पूछा गया था UPSC में कि जो कृषि का है तो संभावित समाधान क्या क्या हो सकता है, तो सूक्ष्म कृषि का संभावित समाधान हो सकता है कि सूक्ष्म सिंचाई। ठीक, फसलें विविधीकरण, जो फसलों का विविधीकरण होता है उसे करना। उन्नत बीज एवं जैविक खादों का प्रयोग, बीजों को अच्छा रखरखाव करना, अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे, तो उन्नत बीजों एवं जैविक खाद का प्रयोग। ठीक है, मंडी सुधार एवं तकनीकी संवर्धन। ये हमारे 4-5 पॉइंट दिए थे। चलिए देखते हैं आगे। ये हमारा आगे आ जाता है चाय। ठीक है, आगे आता है चाय। तो चाय उत्पादित राज्यों में सर्वाधिक राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा असम। देखो चाय जो होती है
वो ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे वर्षा भी हो और पानी भी ना रुके। देखो, वर्षा भी और पानी भी ना रुके, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य असम। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य असम। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, चौथे नंबर पे आता है केरल, और पांचवें नंबर पे आता है कर्नाटक। देखो, असम में भी पहाड़ी वाला राज्य है, असम भी पहाड़ी वाला राज्य है ना, वेस्ट बंगाल भी पहाड़ी वाला राज्य है। और देखिए, इधर पूर्वी घाट हो गया, इधर पश्चिमी घाट हो गया, ठीक, इधर पूर्वी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, और ये पश्चिमी घाट हो गया, ठीक। और इसको जो मिलाता है उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। देखो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिला कहाँ मिलती है, वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाय की खेती बहुत होती है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो ये गेहूं पर पड़ा, जो कि एसएससी सीजन 2022 का क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में। यूपी पुलिस 2020 में पूछा गया था। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सर्वाधिक प्रमुख कौन सा है? तो कपास का उद्योग है। उद्योगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कपास का उद्योग है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, ये हमारा पार्ट 1 समाप्त हुआ। अब हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे, जैसे मिर्चा के बारे में बात करेंगे, गन्ना के बारे में बात करेंगे, गन्ना हमारी नगदी फसल में आता है, गन्ने के बारे में बात करेंगे, चना के बारे में बात करेंगे, सरसों मक्का के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कपास के बारे में बात करेंगे, पटसन के बारे में बात करेंगे, अरहर मूंगफली के बारे में बात करेंगे कि यह कहाँ पे उत्पादन होता है, अपने यूपी में कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो हम पार्ट 2 कल लाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।